गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। और ठंड है, ठंड से बचे रहना, ठीक है। तो चलिए आज जो हमारा है अपना हिस्ट्री का 7th क्लास की जो हिस्ट्री हमारी चली हुई है, आज उसका लास्ट चैप्टर है, ठीक है। और 6th क्लास हमारी कंप्लीट हो गई। जो नया स्टूडेंट जुड़ रहा है चैनल से, तो उसको मैं बताना चाहूँगी कि 6th क्लास जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी है और उसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है। तो आप जाके एक बार प्लेलिस्ट में देखिएगा। मैंने हर एक सब्जेक्ट जो एसएसटी वाला हमारा पोर्शन चला हुआ है, उसका मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी तीनों की अलग अलग सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बना रखी है। और 7th क्लास की भी मैंने अलग अलग सब्जेक्ट करके प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो जो पीछे के वाले चैप्टर हैं उनको ज़रूर कवर करके आइएगा, क्योंकि हर एक चैप्टर जो है अपने आप से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जब पीछे की चीज़ें हम पढ़ेंगे तभी आगे की चीज़ें हमें समझ में आएंगी, ठीक है। तो चलिए आज हमारा है क्लास 7th का 8th चैप्टर जो हमारा है वही है, ठीक है। तो कमीज है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बाजार में एक कमीज, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और एक बार शुरू करने से पहले कहना चाहूँगी, जो नया स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर करें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यह अध्याय हमें एक कमीज़ की कहानी बताता है। यह कहानी कपास के उत्पादन से आरंभ होती है और कमीज़ के बिकने तक खत्म हो जाती है। आइए हम देखें कि बाजारों की श्रृंखला कपास उगाने वाले को सुपर बाजार में कमीज खरीदने वाले के से कैसे जोड़ देती है। इस श्रृंखला में हर कड़ी के साथ खरीदना और बेचना जुड़ा हुआ है। क्या इससे सबको बराबर लाभ होता है या कुछ कुछ को दूसरों की अपेक्षा अधिक लाभ होता है, यह हम पता लगाने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। कुरनूल में कपास उगाने वाला एक किसान, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सोपन सोपना जो एक सेकंड सोपना जो कुरनूल की एक छोटी किसान है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। कुरनूल कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कुरनूल की गुफाएं पढ़ा था ना, कुरनूल कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। एक छोटी किसान है, अपने छोटे से खेत में कपास उगाती है। कपास के पौधों पर आए डोडे पक रहे हैं और उनमें से कुछ चटक भी चुके हैं, इसलिए सपना रुई चुनने में व्यस्त है। डोडे जिनसे जो है रुई भरी है, एक साथ चटक कर नहीं खुलते, इसलिए रुई की फसल जो है इकट्ठा करने के लिए कई दिनों का समय लग जाता है। मतलब वो एकदम नहीं खुलते। जो डोडे होते हैं कपास वाले, किस ने देखी है कपास की खेती? चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि हमें पता है, ठीक है। जो डोडे होते हैं वो एक टाइम पर नहीं खुलते हैं, वो एक एक करके मतलब खुलते हैं। तो इस चीज़ के लिए बहुत समय लग जाता है उनको इकट्ठा करने में, ठीक है। रुई एकत्रित हो जाने के बाद सपना उसे अपने पति के साथ कुरनूल के कपास बाजार में ले जाकर एक स्थानीय व्यापारी के पास ले जाती है। फसल की बोनी क्या है शुरू करने के समय सपना ने व्यापारी से खेती करने के लिए बीज, खाद, कीटनाशक आदि खरीदने के लिए बहुत ऊंची ब्याज पर जो है 2,500 रुपये क्या लिए थे? कर्ज लिए थे। उस समय स्थानीय व्यापारी ने सपना को एक शर्त मानने के लिए कहा था कि उसने सपना से वादा करवा लिया था कि वह अपनी जो सारी रुई है उसे ही बेचेगी। सॉरी। कपास की खेती में बहुत अधिक निवेश करने की जरूरत पड़ती है, जैसे उर्वरक, कीटनाशक आदि। इन पर किसानों की काफ़ी समय व्यय करना पड़ता है। मतलब उस खेती के लिए क्या करना पड़ता है? बहुत सारा समय देना पड़ता है, ठीक है। और जो व्यापारी है जिनसे वो कर्जा लेते हैं, वो पहले ही उनको बोल देते हैं कि मैं इस शर्त पे आपको पैसे दूंगा कि जो पूरी खेती का जो कपास है वो आप मुझे ही लाकर बेचेंगे, तब आपको जो है पैसे उधार मिलेंगे। प्राय छोटे किसानों को इन खर्चों की पूर्ति करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। व्यापारी के परिसर में उसके 2 आदमी रुई के बोरे तोल रहे थे, ठीक है। 1500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से रुई कितनी गई? 6,000 रुपये की हुई। व्यापारी ने दिए हुए ऋण का ब्याज जो है 3,000 काट लिए और सपना को कितने दे दिए? 6,000। देखिए बेचारी पूरे साल भर मेहनत करती है, ठीक है। पहले उनको बीज उगाती है, फिर उनका देखभाल भी करती है, फिर उनको इकट्ठा करती है। मतलब कितनी सारी चीज़ें होती हैं, उनकी सिंचाई करती है, ठीक है।
और उसको क्या मिला, सिर्फ 3,000 रुपये, केवल 3,000। व्यापारी, रुई बहुत सस्ती बिक रही है, बाजार में बहुत मतलब रुई आ गई है। सपना, इस रुई को उगाने के लिए मैंने 4 महीने तक ही जी तोड़ मेहनत की है। आप देखिए इस बार रुई कितनी बढ़िया और साफ है। इस बार मुझे बेहतर कीमत मिलने की उम्मीद है। जब हम उसी व्यक्ति से शर्त रख देते हैं कि भाई हम जो रुई है आपको ही बेचेंगे, और वो उसको डरा देता है कि अगली बार हम जो है आपको कर्जा नहीं देंगे अगर तुम रुई मुझे नहीं बेचोगे तो इससे क्या होगा, वो मतलब जो भी वो प्राइस बोलेगा वो उसी उसमें जाएगी, बेचारी कुछ कर भी नहीं सकती है। ठीक है, ये देखिए ये दिखाए गए हैं। ठीक है, देखिए कुरनूल की कपास मंडी में व्यापारी कपास बेचता है। ये है कपास, दिखाया गया है ना। देखिए जिनिंग मिलें कपास खरीद लेती हैं। जिनिंग मिलें जो है कपास से बीज हटाती हैं और दबाकर कपास में गट्ठर बनाती हैं। सूत कातने की मिलें कपास के गट्ठर खरीद लेती हैं। सूत कातने की मिलें जो है कपास से धागा बनाती हैं। सूत कातने की मिलें व्यापारी को धागा बेच देती हैं। चलिए अब व्यापारी क्या बोलता है, अम्मा मैं आपको अच्छी कीमत दे रहा हूँ, दूसरे व्यापारी इतना भी नहीं देंगे। आपको मेरा विश्वास न हो तो कुरनूल के बाजार में जाकर पता लगाओ। तो सपना नाराज ना हो, उसको तो डर था ना कि अगर मैं इसको कुछ कहूँगी तो अगली बार उनको फसल उगाने के लिए पैसा नहीं मिलेंगी। मैं भला आप पर कैसे संदेह कर सकती हूँ, मैंने तो केवल उम्मीद की थी कि इस बार रुई की फसल में इतनी आमदनी हो जाएगी कि कुछ महीनों का गुजारा चल सके। यद्यपि सपना जानती है कि कपास कम से कम 1800 प्रति क्विंटल में बिकेगी, लेकिन वह आगे बहस नहीं करती। व्यापारी गांव का शक्तिशाली आदमी है और किसानों को कर्जे के लिए उस पर निर्भर रहना पड़ता है, न केवल खेती के लिए वरन अन्य आवश्यकताओं के लिए भी। जैसे भी कभी बीमारी हो गई, बच्चों की स्कूल की फीस देनी हो गई, तो वो उन्हीं से जो है कर्जा लेते थे। फिर वर्ष में ऐसा समय भी आता था कि जब किसानों को कोई काम नहीं मिलता था और उनकी कोई आय भी नहीं होती थी। उस समय जो केवल ऋण लेकर ही वह जीवित रह पाते थे, और ऋण कहाँ से मिलता था, उस व्यापारी से मिलता था। तो उनका नाजायज फायदा उठा रहा था व्यापारी जो था। ठीक है, कपास की पैदावार करके ही सपना की आय, उस आय से बस थोड़ी सी ज़्यादा थी। वो बस मजदूरी करके कमा लेती है। इरोड का कपड़ा बाजार में। ठीक है, तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाला, एक सेकेंड कहीं कोई रह ना जाए साइड में। तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाला इरोड का कपड़ा बाजार संसार के विशाल बाजारों में से एक है। इस बाजार में कई प्रकार का कपड़ा बेचा जाता है। आसपास के गांव में बुनकरों द्वारा बनाया गया कपड़ा भी इसी बाजार में बिकने के लिए आता है। बाजार के पास कपड़ा व्यापारियों के कार्यालय जो इस कपड़े को खरीदते हैं। दक्षिण भारत के शहरों के अन्य व्यापारी भी इस बाजार में कपड़ा खरीद आते हैं। बाजार के दिनों में आपको वे बुनकर भी मिलेंगे जो व्यापारियों के ऑर्डर के अनुसार कपड़ा बनाकर लाए जाते हैं। वे व्यापारी देश व विदेश से वस्त्र निर्माता और निर्यातकों को उनके ऑर्डर के अनुसार कपड़ा उपलब्ध कराते हैं। ये सूत खरीदने और बुनकरों को निर्देश देते हैं कि किस प्रकार का कपड़ा तैयार किया जाना चाहिए। निम्नलिखित उदाहरण में हम देखेंगे कि यह कार्य कैसे होता है। ये एक इरोड की एक दुकान दिखाई गई। ठीक है, यहाँ से देखते हैं। ये पिक्चर 1 है, इसमें क्या दिखाया गया है, देखिए। बाजार में एक व्यापारी की दुकान, एक सेकेंड। बाजार में एक व्यापारी की दुकान है। कई सालों से इन व्यापारियों ने देश भर में के जो है वस्त्र निर्माताओं से संपर्क स्थापित कर लिए हैं, जिनसे उन्हें ऑर्डर मिलते हैं। वे अन्य लोगों से सूत खरीद कर लाते हैं। दूसरे में क्या दिखाया गया, कपड़ा बुनने वाले बुनकर आसपास के गांव में रहते हैं। वे इन व्यापारियों से सूत ले आते हैं। बुनाई करने के करघे रखने के लिए उन्होंने अपने घरों के पास ही उन्होंने व्यवस्था बनाई गई है। इस तस्वीर में आप ऐसे ही एक घर में रखे हुए पावरलूम बिजली चालित करघे को देख सकते हैं। ये ऊपर दिखाया गया है, देखिए ये वाले सेकंड वाली पिक्चर में। बुनकर अपने परिवार के साथ इन करघों पर कई घंटों तक काम करते हैं। बुनाई की अधिकतर ऐसी इकाइयाँ 2 से लेकर 8 करघे तक होते हैं, जिन पर सूत से कपड़ा बुनकर
तैयार किया जाता है। तरह तरह की साड़ियाँ, तौलिए, शर्टिंग, औरतों की पोशाकों के लिए कपड़े और चादरें इन करघों से बनाई जाती हैं। ठीक है। बुनकर तैयार किए हुए कपड़े को शहर में व्यापारी के पास ले जाते हैं। इस तस्वीर में बुनकर शहर के व्यापारी के पास जाने की तैयार मतलब बैठे हुए हैं। देखिए इधर दिखाइए, ये कपड़ों को तैयार करके बैठे हुए हैं अपना शहर में जाने के लिए। ठीक है। उन्हें कितना सूद दिया गया था और बुने हुए कपड़े का भुगतान उन्हें कर देता है। यहाँ से देखते हैं दादन व्यवस्था, बुनकरों द्वारा घर पर कपड़ा तैयार करना। तो दादन व्यवस्था क्या है, आगे हम पढ़ेंगे दादन व्यवस्था, ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार आ चुका है ये दादन व्यवस्था क्या होती है। कपड़ा उपलब्ध कराने के जो ऑर्डर मिलते हैं उनके आधार पर व्यापारी बुनकरों के बीच काम बांट देता है। बुनकर व्यापारी से सूत लेते हैं और तैयार जो कपड़ा उनको दे देते हैं। इस व्यवस्था से बुनकरों को स्पष्टता दो लाभ प्राप्त होते हैं। बुनकरों को सूत खरीदने के लिए अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता और साथ ही जो तैयार कपड़ों को बेचने की व्यवस्था भी हो जाती है। बुनकरों को प्रारंभ से ही पता चल जाता है कि उन्हें कौन सा कपड़ा मतलब बनाना है और कितना बनाना है। मतलब उनको पहले ही बता दिया जाता है कि इतना कपड़ा बनाना है और ये वाला कपड़ा बनाना है। ठीक है। कच्चे माल को प्राप्त करने और तैयार माल की बिक्री के लिए भी व्यापारी पर बनी निर्भरता के चलते व्यापारियों का बहुत वर्चस्व बन जाता है। वे ऑर्डर देते हैं कि क्या कपड़ा बनाया जाता है, कपड़ा बनाया जाना है और इसके लिए वे बहुत कम मूल्य देते हैं। बुनकरों के पास यह जानने का कोई साधन नहीं है कि वे इसके लिए कपड़ा मतलब किसके लिए कपड़ा बना रहे हैं और वह किस कीमत पर बेचा जाएगा। ये चीज़ें बुनकरों को नहीं पता होती हैं। ठीक है। बस उनको एक मतलब एक अमाउंट फिक्स कर दिया जाता है कि हम आपको इतना अमाउंट देंगे, इसमें आपको कपड़ा तैयार करना है। उनको पहले ही पता चल जाता है कि इस तरह का जो कपड़ा तैयार करना है। उनको ये पता नहीं होता कि ये सामान कहाँ जाता है और किस कीमत पर बेचते हैं। कपड़ा बाजार से में व्यापारी यह कपड़ा पहनने के वस्त्र बनाने के कारखानों को बेचते हैं। ठीक है। इस तरह से बाजार का झुकाव व्यापारियों के हित में ही अधिक होता है। बुनकर अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर या ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेकर करघे खरीदते हैं। एक करघे का मूल्य 20,000 है। इसलिए जो छोटे बुनकर को भी 2 करघों के लिए 40,000 का निवेश करना पड़ता है। इन करघों पर अकेले काम नहीं किया जा सकता। कपड़ा बनाने के लिए बुनकर और परिवार के दूसरे वयस्क सदस्यों को दिन में 12 घंटे तक काम करना पड़ता है। इस पूरे कार्य द्वारा वे महीने में लगभग जो है 3,500 मतलब 3,500 रुपये ही कमा पाते हैं। इतना काम 12 घंटे वो काम करते रहते हैं और पहले करघों को खरीदते हैं। एक करघा 20,000 का आता है, अगर 2 करघे भी लेंगे तो 40,000 के आएंगे। फिर अकेला उस पर काम नहीं कर सकता, बहुत सारे लोगों को उसको काम पर रखना होगा जिससे फिर वो उनको पैसे भी देगा। ठीक है। कितना मतलब इधर से देखते हैं। व्यापारी और बुनकरों के बीच की यह व्यवस्था दादन व्यवस्था कहलाती है, पुटिंग आउट सिस्टम। ठीक है। जो मतलब क्या होता है, कच्चा माल देते हैं और मतलब तैयार माल प्राप्त करते हैं, उसको क्या कहेंगे, दादन व्यवस्था। जैसे कोई कपास देता है, कच्चा माल हो गया कपास। ठीक है। फिर उससे हम जो कपड़ा तैयार किया हुआ उनको मिलता है, तो ये लेने देने की जो कच्चा माल देकर तैयार माल प्राप्त करते हैं उसको क्या कहेंगे, दादन व्यवस्था कहते हैं। ठीक है। जहां व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त होता है उसको क्या कहेंगे, दादन व्यवस्था। ठीक है। भारत के अनेक क्षेत्रों में कपड़ा बुनाई के उद्योगों में यह व्यवस्था प्रचलित है। ठीक है। समझ में आ गई ना दादन व्यवस्था। पुटिंग आउट सिस्टम क्या है कि कच्चा माल देकर तैयार माल जो प्राप्त होता है उसको क्या कहेंगे, दादन व्यवस्था कहेंगे, पुटिंग आउट सिस्टम। बुनकर सहकारी संस्थाएं। हमने देखा कि दादन व्यवस्था में व्यापारी बुनकरों को बहुत कम पैसा देते हैं। व्यापारियों के ऊपर निर्भरता को कम करने और बुनकरों की आमदनी बढ़ाने के लिए सहकारी व्यवस्था एक साधन है। एक सहकारी संस्था में वे लोग हैं जिनके हित समान हैं, इकट्ठे होकर परस्पर लाभ के लिए काम करते हैं। बुनकरों की सहकारी संस्था से बुनकर एक समूह बनाकर कुछ गतिविधियां सामूहिक रूप से करते हैं। वे सूत व्यापारी से प्राप्त करते हैं और उसे बुनकरों में बांट देते हैं। सहकारी संस्था विक्रय का कार्य भी करती है। इस तरह जो व्यापारी की भूमिका है वो समाप्त हो जाती है और बुनकरों को कपड़े का उचित मूल्य भी प्राप्त हो जाता है।
जो सहकारी संस्थाएं होती है, ठीक है। कभी कभी सरकार उचित मूल्य पर सहकारी संस्थाओं में कपड़ा खरीदकर उनकी मदद करती है। जैसा कि तमिलनाडु में सरकार स्कूलों में निःशुल्क गणवेश योजना चलाती है। सरकार इसके लिए पावरलूम बुनकरों की सहकारी संस्था से कपड़ा लेती है, ठीक है। जैसे कोई भी स्कूल हो गया, स्कूल के बच्चों के लिए जितनी भी ड्रेस व्रेस बननी होती हैं, वो एक जैसे कोई सहकारी संस्था है वहीं से जो है कपड़ा तैयार करवाएंगी। इसी तरह सरकार हस्तकरघा बुनकर सहकारी समिति से भी कपड़ा खरीद लेती है, खरीद कर कोऑप्टेक्स नामक दुकानों के माध्यम से बेचती हैं। आपने अपने शहर में शायद ऐसी कहीं ऐसी दुकानें जो है देखी होंगी। देखिए ये बना रहे हैं, इधर एक गवर्नमेंट फैक्ट्री है, महिला मजदूर बटन स्टॉक करी, मतलब जितनी भी ये पैंट है उसमें बटन लगा रही हैं। यहाँ से देखते हैं, दिल्ली के निकट वस्त्र निर्यात करने का कारखाना, जो इरोड़ का व्यापारी है, बुनकरों द्वारा निर्मित कपड़ा दिल्ली के पास बने बनाए वस्त्र निर्यात करने वाले एक कारखाने को भेजता है। वस्त्र निर्यात करने वाली फैक्ट्री इसका प्रयोग कमीजें बनाने के लिए करती हैं। ये कमीजें विदेशी जो है खरीदारों को निर्यात की जाती हैं। कमीजों के विदेशी ग्राहकों में अमेरिका और यूरोप के ऐसे व्यवसायी भी हैं जो स्टॉक की श्रृंखला चलाते हैं। ये बड़े बड़े स्टोर्स के स्वामी केवल अपनी शर्तों पर ही व्यापार करते हैं। वे जो है माल देने वाले से न्यूनतम मूल्य पर माल खरीदने की मांग करते हैं। साथ ही वे सामान की उच्चतम स्तर की गुणवत्ता और समय पर सामान देने की भी शर्त रखते हैं। मतलब वो बोलते हैं कि जो सामान है उसका जो स्तर है, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। एक सेकेंड, जो सामान है उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए और सामान जो है टाइम पर भी मिलना चाहिए। सामान जरा सा भी दोषयुक्त होने पर या माल देने से जरा भी विलम्ब, मतलब अगर लेट माल दी तो बड़ी सख्ती से निपटा जाता है, ठीक है। इसलिए निर्यात इन शक्तिशाली ग्राहकों द्वारा निश्चित की जाती है कि दी गई शर्तों का भरसक पूरा करने की कोशिश की जाती है, कि कपड़ा भी अच्छा दिया जाता है और उनको टाइम पर दिया जाता है। अगर टाइम पे नहीं दिया जाएगा तो उनके साथ कड़ी सख्ताई से पेश आते हैं वो लोग, ठीक है। चलिए, ग्राहकों की ओर से इस प्रकार के बढ़ते दबाव के कारण वस्त्र निर्यात करने वाले कारखाने खर्चे में कटौती करने का प्रयत्न करते हैं। वे काम करने वालों को जहां तक कि संभव हो सके न्यूनतम मजदूरी देकर अधिकतम काम करा लेते हैं। इस तरह से वे अपना लाभ तो बढ़ाते ही हैं और विदेशी ग्राहकों को भी सस्ते दामों पर वस्त्र दे देते हैं। देखिए, इम्पैक्ट्स गवर्नमेंट फैक्ट्री में 70 कामगार हैं। उनमें से अधिकांश महिलाएं हैं। इनमें से अधिकतर कामगारों की अस्थायी रूप से काम पर लगाया जाता है। तो अस्थायी रूप से काम करने वाले क्या होते हैं, जिनको जब काम ज़्यादा आता है तो उनको बुला लिया जाता है, लेकिन जब काम खत्म हो जाता है तो उनको वहाँ से हटा दिया जाता है। हमने पढ़ा था ना ऊपर वाली क्लासेस में। इसका आशय यह है कि जब भी फैक्ट्री मालिक को लगे कि कामगार की आवश्यकता नहीं है, वह उसे जाने को कह सकता है। कामगारों की मजदूरी उनके कौशल के अनुसार तय की जाती है। काम करने वालों में अधिकतर वेतन दर्जी को मिलता है, जो लगभग 3,000 प्रति माह होता है। स्त्रियों को सहायक के रूप में धागे काटने, बटन टाँकने, इस्त्री करने और पैकिंग करने के लिए काम पर रखा जाता है। इन कामों के लिए न्यूनतम मजदूरी दी जाती है, मतलब बहुत कम ही उनको पैसे दिए जाते हैं। देखिए, बताया गया है इसमें, जो दर्जी होता है उसको 3,000 रुपये देते हैं महीने के, और इस्त्री करने के लिए कपड़ों पर प्रेस करने के लिए देखिए कितना कम, 1.5 रुपया प्रति पीस, मतलब एक पीस पे 1.5 रुपया उसको दिया जाता है। जांच करना, उसको अगर जांच पड़ताल करेंगे सारी चीज़ें ठीक ठाक है कपड़े में, उसको 2,000 रुपये मिलते हैं। और धागे काटना व बटन लगाने वाले को सिर्फ 1,500 रुपये मिलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में वह कमीज, उस कमीज के बारे में बता रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के कपड़ों की एक बड़ी दुकान पर बहुत सी कमीजें प्रदर्शित की गई हैं। इनकी कीमत $26 रखी गई, अर्थात हर कमीज $26 यानी 1,800 रुपये में बेची जाएगी। देखिए, कहाँ इतना सारा कपास लिया था उसने, सिर्फ
3,000 रुपये उसको मिले थे, और अब जो एक शर्ट बनी है उसको कितने रुपए में, 1,800 रुपये में बेचा जाएगा। तो ये कुछ रिक्त स्थान है, ये भरना है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ से देखते हैं, वस्त्र निर्यातक ने 300 रुपये प्रति कमीज के हिसाब से बेची। कपड़ा व कमीज में लगने वाले अन्य कच्चे माल का मूल्य 100 रुपये प्रति कमीज के हिसाब से पड़ा। कामगारों की मजदूरी 25 प्रति कमीज पड़ी। कार्यालय चलाने वाले की 25 रुपये प्रति कमीज। ठीक है, क्या आप वस्त्र निर्यात को प्रति कमीज पर मिलने वाले लाभ की गणना कर सकते हैं? तो ये करना है एक एक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं, बाजार में लाभ कमाने वाले कौन हैं? बाजार में कौन जो है लाभ कमाता है? बाजारों की एक श्रृंखला रुई के उत्पादनकर्ता को सुपरमार्केट के खरीदार से जोड़ देती है। इस श्रृंखला की हर कड़ी पर खरीदना और बेचना होता है। आइए फिर से याद करें कि वे कौन कौन से लोग थे जो खरीदने और बेचने की इस प्रक्रिया में शामिल थे। क्या उन सभी लोगों को समान रूप से लाभ हुआ है, या लाभ की मात्रा अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रही? कुछ लोगों ने बाजार में लाभ कमाया, जबकि कुछों को खरीदने बेचने में कुछ खास लाभ नहीं हुआ। बहुत परिश्रम करने के बाद भी उन्होंने बहुत कम कमाया। क्या आप इस तालिका से उन्हें दर्शा सकते हैं? एक्टिविटी इधर दी गई है। तो इसमें बताया गया है, जिसने कपास बेचा था, बेचारे ने, उसने पहले कपास उगाया, उसकी देखभाल की, फिर उसको छांट के उसको व्यापारी को बेचा, तो उसको बहुत कम मतलब लाभ प्राप्त हुआ। फिर व्यापारी ने उद्योगों को बेचा तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, लेकिन जो उद्योग है उनसे कम प्राप्त हुआ। तो ऐसे ही ये जो है लाइन चलती रही। ठीक है, बाजार और समानता, सबसे ज़्यादा लाभ किसको प्राप्त हुआ? जो विदेशों में जो चीज़ें भेजी गई और उनको वहाँ पे विदेशों की दुकानों ने जो उनको बेचा, उनको सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त हुआ। विदेशी व्यवसायी ने बाजार में अधिक मुनाफा कमाया। देखिए, उसकी तुलना में वस्त्र निर्यात का लाभ मध्यम श्रेणी का रहा। दूसरी ओर वस्त्र निर्यातक फैक्ट्री के कामगार मुश्किल से केवल अपनी रोजमर्रा की जरूरतों की पूर्ति लायक ही कमा सके। इसी प्रकार हमने देखा कि कपास उगाने वाली छोटी किसान और रोड के बुनकरों ने कड़ी मेहनत की, लेकिन बाजार में उन्हें उनके उत्पादक की उचित मूल्य नहीं मिला। सबसे कम तो उसी ने कमाया ना, मतलब जिसने उस चीज़ को बनाया। अगर कपास ही नहीं होगा तो कपड़ा कहाँ से बनेगा? ठीक है, तो जिसको सबसे ज़्यादा मिलना चाहिए उसको सबसे कम मिला है। व्यवसायी का व्यापारी की स्थिति बीच की है। जो व्यवसायी और व्यापारी, उनकी स्थिति क्या है? बीच की है। बुनकरों की तुलना में उनकी कमाई अधिक हुई है, लेकिन निर्यातक की कमाई में बहुत कम हुई है। जो बुनकर हैं उनकी तुलना में तो व्यापारी की जो है कमाई ज़्यादा हुई है, लेकिन जो निर्यातक हैं उनकी कमाई से उनकी तुलना करें तो बहुत कम है। इस तरह बाजार में सब बराबर नहीं कमाते। प्रजातंत्र के अंतर्गत सबको बाजार के उचित मजदूरी मिलनी चाहिए, फिर चाहे वह कांता हो या सोपना। यदि परिवार पर्याप्त नहीं कमाएंगे तो वे अपने आप को दूसरों के बराबर कैसे समझ सकते? बताइए, देखिए, खरीद लो जिसको जो जो पसंद आ रहा है। लेडीज़, यहाँ पे तो सारा ही वही दिखाया गया है लेडीज़ का। देखिए, क्या आप यह जानते हैं कि आप जो रेडीमेड वस्त्र खरीदते हैं उनके पीछे कितने अलग अलग लोगों का प्रयास होता है? बहुत सारे लोग मिलकर बने होते हैं। एक और बाजार जो है लोगों को काम करने, उन चीज़ों को बनाने और बेचने के अवसर देता है जो वे उगाते या बनाते हैं। किसान यहाँ रुई बेच सकता है तो बुनकर अपना बनाया हुआ कपड़ा। दूसरी ओर बाजार से धनवान और शक्तिशाली लोग ही प्राय सर्वाधिक कमाई करते हैं। ये वे लोग हैं जिनके पास पैसा है, अपने कारखाने हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं और बहुत सारी ज़मीनें हैं। गरीबों को अनेक चीज़ों के लिए धनी और शक्तिशाली लोगों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। गरीबों को उनके ऊपर ऋण के लिए, जैसे कि हमने वो एक छोटी किसान देखी थी सौपना, ठीक है, वो व्यापारी से जो क्या करती थी, ऋण लेती थी कच्चा माल प्राप्त करने और अपना सामान बेचने के लिए, जैसा दादन व्यवस्था में बुनकरों के साथ होता था। क्या होता था कि जो व्यापारी लोग थे वो कच्चा माल बुनकरों को देते थे और उनसे तैयार माल जो है प्राप्त कर लेते थे। और प्राय नौकरी प्राप्त करने के लिए, जैसा वस्त्र के कारखाने में कामगारों के लिए हुआ था,
निर्भर रहना पड़ता है। इस निर्भरता के कारण बाजार में गरीबों का शोषण होता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए भी रास्ते हैं, जैसे उत्पादक मिलकर सहकारी संस्थाएं बनाएं, कानूनों की दृढ़ता से पालन किया जाए। तो चलिए स्टूडेंट, आज का जो ये हमारा चैप्टर था कमीज़ के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। तो ये आज हमारा कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जो ये आज हमारी सिविक्स थी, क्लास 7th की सिविक्स, वो आज हमारी जो है पूरी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब हम क्लास 7th की जो है हिस्ट्री, कल से हम क्लास 7th की हिस्ट्री शुरू करेंगे। और ज्योग्राफी भी काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गई है, उसका शायद एक दो चैप्टर रह चुका है। तो क्लास 7th भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी हिस्ट्री के बाद। हिस्ट्री अभी हमने शुरू नहीं की, कल से हम हिस्ट्री को शुरू करेंगे। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर